हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। इसके 5 लेक्चर हो चुके हैं, लास्ट लेक्चर है। तो चलिए, हमने लास्ट में छोड़ा था कि किस तरीके से सीड बनते हैं। अब फ्रूट देखेंगे, ठीक है। हम लोग बस फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। एपोमैक्सिस हो गया, ठीक है, पॉलीम्ब्रोनी, उससे खत्म करके समरी के साथ चैप्टर को एंड कर देंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। सीड हमने पढ़ लिया था। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें थैलमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट बनाने में। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, ओवरी से क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, ठीक है। ओव्यूल से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। लेकिन कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं जिसमें ओवरी से नहीं, थैलमस से बनता है फ्रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। In most plants, by the time of the fruit develop from the ovary, other floral part degenerate and fall off। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम जब ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ओव्यूल से सीड बन रहा है, उस समय क्या होता है, जो अदर फ्लोरल पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। जैसे कि करोला हो गया, कैलिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है। However, in few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute to the fruit formation. Such fruit are called the false fruit। ठीक है, बोला गया है कि कुछ ऐसी स्पीसीज है जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैसिव हो गया, इनमें क्या होता है कि इनमें जो फ्रूट बनता है वो थैलमस से बनता है, ना कि ओवरी से बनता है। जो हम लोग सेब खाते हैं ना, ये फॉल्स फ्रूट है, ये थैलमस से बना हुआ फ्रूट हम खाते हैं, ना कि ओवरी से बना हुआ। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, SAC, सैक। सैक से याद करिएगा। S फॉर स्ट्रॉबेरी हो गया, A फॉर एप्पल हो गया, C फॉर कैसिव हो गया, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है। मोस्ट फ्रूट हाउ एवर डेवलप ओनली फ्रॉम दी ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। ठीक है, ज़्यादा करके जो फ्रूट होते हैं वो किससे बनते हैं, ओवरी से बनते हैं, उन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। Although in most of these species fruit are also result of fertilization, there are few species in which the fruit develop without fertilization। जैसा कि हम जानते थे कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता था, एनिमल्स में होता था कि जहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा है बिना मिल के, गैमेट के, मीन्स फीमेल से ही क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, ठीक है, जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। ज़्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ओवरी से बने होते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बिना फर्टिलाइजेशन के बिना हम बोल सकते हैं फ्रूट बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। जैसे एग्जांपल है बनाना is one such example। Parthenocarpic can be induced through the application of the growth hormone and such fruit are seedless। जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, जैसे कि बनाना बोला गया है, बनाना सबने खाया है, तो वो सीडलेस होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो PGR है, हार्मोन्स है प्लांट के अंदर, उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। देखिए सीड क्या क्या एडवांटेज देता है किसको, फ्लावरिंग प्लांट को। फर्स्ट, since the reproductive process such as the pollination and fertilization are independent of water, seed formation are more dependent। जैसे कि अब तक हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म है, मोस्टली जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बायोटिक फैक्टर से हो रहा है, पानी से कम हो रहा है, इस पानी पे डिपेंडेंट नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पे डिपेंडेंट है। Also, the seed have better adaptive strategy for the dispersal to new habitat and help these species to colonize in other area। ठीक है, जो हमारा सीड है इसके पास क्या है, एडाप्टेशन अच्छा है कि आप कहीं से उठा के लाइए सीड, अच्छा कंडीशन दीजिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे आप ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पास बेटर स्ट्रेटजी है, बोल सकते हैं एडाप्टेशन का, जिसकी वजह से जब नए हैबिटेट में भी जाता है तब भी वहाँ पे क्या करता है, ग्रो कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। As they have sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। उनके पास क्या होता है, सफिशिएंट खाना रिजर्व होता है, ठीक है। यंग सीडलिंग जब तक अच्छे से ग्रो ना कर जाए, जब तक अच्छे से एक प्लांटलेट ना बन जाए, तब तक जो खाना स्टोर है सीड में वही एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जब पूरी तरीके से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा प्लांटलेट में, तो वो खाना खुद बनाने लगेगा, तो उसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो हार्ड सीड कोट है वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो है, यंग एम्ब्रियो सीड जर्मिनेशन के टाइम ग्रो करेगा उसको प्रोटेक्शन करता है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन दे जनरेट अ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। ठीक है, ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है, वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज सीड एंड फ्रूट। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, जो सीड है ये क्या कर रहा है, इनके पास क्या है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये वेरिएशन शो करेंगे। सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। हमारे खेती बाड़ी का जो बेसिस है, आधार है, कौन है, सीड है। अगर बीज नहीं होंगे तो हम फसल नहीं उगा सकते हैं, ठीक है।
Dehydration and dormancy of the mature seed are crucial for the storage of the seed, which can be used as the food throughout the year and also rise क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। क्या होता है कि जो हमारा सीड है इसके अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, 10 से 15% ही वाटर बचता है, ठीक, और ये डॉर्मेंसी स्टेज में आता है, मीन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट ये वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक इसको पूरी तरीके से अच्छा टेम्परेचर, इन्वायरमेंट ना मिले, वाटर ना मिले, पूरा मॉइस्चर ना मिले, सॉइल ना मिले, तब तक ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो डिहाइड्रेशन डोमिनेंसी की जो कैपेसिटी है, ठीक है, किसी मेच्योर सीड का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, पहला। दूसरा कि हम नेक्स्ट सीजन में, जब नेक्स्ट ईयर में जब सीजन आएगा तब हम किसी सीड को बोएंगे तो नए फसल निकलेंगे, ठीक। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड और द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट द स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। बोला जा रहा है कि क्या आप खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर है आप इसको बिना सीड के इमेजिन कर सकते हैं। अगर बीज ही नहीं रहेगा तो इंसान किस तरीके से फसल उगाएगा, ठीक है। अगर सीड है उसको किस तरीके से जर्मिनेट कराएं ताकि उसका फॉर्मेशन हो और उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल जब मेच्योर सीड हो जाए, जब पानी पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं 10 से 15% पे आ जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, डॉर्मेंसी स्टेज में आ जाए, तो आप सीड को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, एज ए फूड आप उसे खाना में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप नेक्स्ट सीजन में भी क्रॉप उगाने में भी हेल्प कर सकता है। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स्ड। क्या आप सोच सकते हैं क्या जिंदगी भर आप किसी बीज को रखते हो हमेशा सही रहेगा? कितनी उसका बोल सकते हैं कि वैलिडिटी कब तक है या कब तक वो जिंदा है। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली। ये जो पीरियड है किसी सीड का, कोई 1 साल रह सकता है, कोई 10 साल तक सर्वाइव करता है, अभी हम लोग एग्जाम्पल दें कोई 2 साल तक है वाइबल। तो ये सब क्या है, डिफरेंट सीड पे डिपेंड करता है। इन फ्यू स्पीसीज द सीड लूज द वाइबिलिटी विद इन फ्यू मंथ। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनकी वाइबिलिटी कुछ ही महीनों में खत्म हो जाती है। वाइबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कुछ महीने में वाइबिलिटी दी गई है तो आप कुछ महीने में उसे बो देंगे तो उसमें से क्या होगा, वो प्लांटलेट निकल जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी वाइबिलिटी खत्म हो गई तो उसको आप कहीं पे भी बोइए, उसमें से कोई पौधा नहीं निकलने वाला है, ठीक है। सीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर। ज़्यादा करके जो स्पीसीज के जो सीड है वो काफ़ी सालों तक क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। सम सीड कैन बी रिमेन, देखिए कुछ सीड ऐसे हैं, सम सीड कैन बी रिमेन अलाइव फ्रॉम 100 ऑफ ईयर। कुछ ऐसे बीज है जो 100 साल तक जिंदा हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो पुराने हैं लेकिन हाँ जिंदा सीड है ये। द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना अब तक जो ढूंढा गया है, द ओल्डेस्ट इज दैट ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्टिकस एक्सक्यूलेटेड फ्रॉम द आर्टिक टुंड्रा। ठीक है, एक सीड है ल्यूपाइन या ल्यूपिनस आर्टिकस बोलते, कहाँ से निकाला गया है, आर्टिक टुंड्रा से निकाला गया है। द सीड जर्मिनेटेड एंड द फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ द 10,000 ईयर ऑफ द डॉर्मेंसी। ऐसा देखा गया है कि 10 साल के बाद भी ये सीड को उगाया गया, इसमें से फूल निकले, सारी चीज़ फिर से किया उसने 10 साल बाद। मतलब कि इसका अगर हम इसको और टाइम बाद इसको भी फिर से जर्मिनेट कराते तो क्या पता इसकी जो वाइबिलिटी पीरियड हम 10,000 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 10,000 बाद इसे डिस्कवर किया गया, खोजा गया, तो इसके बाद इसको उगाया गया, तो इसमें से फूल निकले, फिर वो अपना पूरा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है प्लांट। तो ये देखा गया कि जो इसकी वाइबिलिटी पीरियड है या जो डॉर्मेंसी है ये 10,000 साल तक थी। ठीक है, A recent record of the 2000 year of the old viable seed is the date plum, जिसे बोलते फिनिक्स डैक्लीफेरा, discovered during the archaeological excavation at the King Harold Palace near the Dead Sea। ठीक है, एक दूसरा रिसेंटली अभी रिकॉर्ड आया कि 2000 साल ओल्ड वाइबल यहाँ पे सीड है, 2000 साल पुराना यहाँ पे बीज है, किसका है, एक डेट पाम का है, खजूर का है, जिसको हम बोलते हैं फिनिक्स डैक्लीफेरा। कहाँ से निकाला गया है, किंग हेरोल्ड पैलेस है, कहाँ पे है, डेड सी के पास, वहाँ से निकाला गया है। ठीक है, After completing a brief account of the sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempt to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following question। आपने इतना कुछ पढ़ा, देखिए आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है। How many eggs are present in embryo sac? आपने अंडे कितने देखे एम्ब्रियो सैक में, एक ही देखे हैं। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिक थे, एक एक सेल था। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन ओव्यूल? आपने एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक देखा है, ठीक है, जिसमें क्या है, 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल है। ठीक है, हाउ मेनी ओव्यूल आर प्रेजेंट इन ओवरी? अगर ओव्यूल की बात करते हैं तो वेरिएबल नंबर पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं
अगर प्लांट पे पूछा जाएगा तो वेरिएबल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने ओवरी प्रेजेंट होंगे एक ओवरी में, सिर्फ एक ओवरी की बात किया जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। अगर बहुत सारा पूछा जाएगा तो वेरिएबल होगा। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट टिपिकल फ्लावर, एक फूल के अंदर ढेर सारी ओवरी हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी फ्लावर आर प्रेजेंट इन ट्री, एक पौधे पे कितने फूल लग सकते हैं, वेरिएबल लग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही दो लगेगा, 50, 100, 1000 भी लग सकते हैं, एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच द फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा फ्रूट जिसके पास ढेर सारे सीड हो। हाँ बिल्कुल, ऑर्किड, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है ऑर्किड का फ्रूट। ऑर्किड फ्रूट आर वन अ सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन 1000 ऑफ टाइनी सीड, ठीक है। ऑर्किड का जो ये फ्रूट है उसके अंदर हजारों छोटे छोटे बीज हैं, ठीक है। Similar is the case of the fruit of parasitic species such as the Orchobacchi and Striga, ठीक है। ये सिमिलर केस आपको हजारों यहाँ पे सीड देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, पैरासिटिक स्पीसीज है जिसका नाम है Orchobacchi and Striga। Have you seen a teeny seed of the ficus, फिकस का आपने क्या छोटे छोटे सीड देखे हैं। How large is the tree ficus develop from that teeny seed, एक छोटे से बीज से कितना बड़ा सा प्लांट बन जाता है, ठीक है, कितना बड़ा सा ट्री बन जाता है किसका, फिकस का। हाउ मेनी बिलियन ऑफ द सीड डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस, ठीक है, कितने बिलियन जो सीड है फिकस में प्रोड्यूस होते हैं, ये भी वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे लिखिए वेरिएबल। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच अ टीनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर, बोला जा रहा है कि आप छोटे से सीड से कोई बड़ा सा बायोमास वाला ट्री सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं, जैसे कि बैनियन, जो बैंगन ट्री है बरगद का, ठीक है, वट वृक्ष, ये भी क्या है, छोटे से सीड से कितना विशाल और कितना बायोमास से क्रिएटेड ये होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्टोलिप्टस, सफेदा का पेड़, ठीक है, एक्टोलिप्टस, ये क्या है, छोटे से सीड से हुए हैं। चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं सीड का। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर है, आपने डाइकॉट, ये डाइकॉट सीड है क्योंकि यहाँ पे कॉटिलीडन, यहाँ पे भी कॉटिलीडन, 2 कॉटिलीडन है तो यहाँ पे लिख लीजिए डाइकॉट का ये सीड है, ठीक। ये माइकोपाइलर रेंज में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये है सीड कोट बाहर का, बीच में क्या है, ये इंडोस्पर्म है जिसमें खाना स्टोर है, ठीक। ये कॉटिलीडन हो गया। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट किया है। ये कौन है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस होगा, ऊपर वाला कौन होगा, एपिकोटाइल होगा। यहाँ पे देखिए ये रूट टिप इसमें बन रहा है, ऊपर क्या है, शूट टिप बन रहा है, शूट एपिकल मेरिस्टम, नीचे कौन होगा, रूट एपिकल मेरिस्टम होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे सीड कोट है, कॉटिलीडन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ही कॉटिलीडन देखने को मिल रहा है तो ये क्या होगा, मोनोकॉट, ये मोनोकॉट में यहाँ पे लिखती हूँ, एक कॉटिलीडन है तो ये मोनोकॉट का सीड है, ठीक है, ये मोनोकॉट का सीड है ये। अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये क्या है, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस है, यहाँ से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा, यहाँ से शूट निकलेगा। इंडोस्पर्म क्या है, एक लेटरल साइड में, एक साइड में क्या है, स्क्वेटुलम प्रेजेंट है, एक साइड लेटरल साइड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ये वाला तो आपने देखा होगा मेस में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, कि बाहर क्या है, पेरिकार्प है, यहाँ पे फ्रूट, और पेरिकार्प जो वॉल है बोल सकते हैं फ्रूट की वॉल है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो सीड है वॉल, दोनों क्या है, फ्यूज्ड हो गई, मतलब फ्रूट बीच में गायब हो गया, मीन सीड हम लोग को खाते हैं, ठीक है। ये इंडोस्पर्म हो गया, स्क्वेटुलम हो गया, ये है प्लूमेल जहाँ से क्या निकलेगा, शूट का टिप निकलेगा, उसके ऊपर क्या है, कॉलियोपेटाइल है, कवरिंग है, यहाँ पे रेडिकल हो गया, कॉलियोराइजा हो गया, मीन्स यहाँ पे रूट निकलेगा रेडिकल से, उसके ऊपर की कवरिंग है। अगर हम लोग बात करते हैं फॉल्स फ्रूट की, जैसे कि क्या है, एप्पल है, एप्पल हर किसी ने खाया है, तो एप्पल में क्या है, बीच में सीड है, ठीक है, सीड है, लेकिन थैलमस से बना हुआ है एप्पल, ठीक है, ओवरी से नहीं, थैलमस से बना हुआ, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ये कौन है, एंडोकार्प है, अंदर वाला। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में स्ट्रक्चर को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी, ये भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। ये क्या है, थैलमस से कंट्रीब्यूशन हुआ है पूरी तरीके से, एक्ने हैं छोटे छोटे यहाँ पे। आगे देखते हैं एपोमैक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रानी, ठीक है। एपोमैक्सिस क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह काम करेगा, और पॉलीएम्ब्रानी में देखेंगे कि ये भी क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ढेर सारे एम्ब्रियो बनेंगे। ऑल्दो seeds in the general are the product of fertilization, but few flowering plants such as some species of Asteraceae and the grasses have involved a special mechanism to produce seed without fertilization called the apomixis, ठीक है। बोला जा रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सीड क्या है, वन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कि एस्ट्रेसी, सनफ्लावर की फैमिली हो गई, ग्रासेस, पोएसी, ग्रामिनी जिसे बोलते हैं, घास, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया है कि स्पेशल टाइप का यहाँ पे मैकेनिज्म देखा है कि किस तरीके से ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी सीड बना लेंगे, मीन्स बनाएंगे सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एपोमैक्सिस बोलते हैं। जब यहाँ पे दो
गैमेट्स की ज़रूरत ही नहीं है, मेल और फीमेल की ज़रूरत ही नहीं, एक ही से काम चल रहा है, तो एसेक्सुअल जैसा ही लगेगा आपको। व्हाट इज़ द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट द फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, कि जो फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के उसे हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्योंकि फ्रूट बोला है ना, तो ये क्या हो गया, पार्थेनोकार्पिक हो गया, क्योंकि बोला जा रहा है कि फ्रूट बन रहा है बिना ही फर्टिलाइजेशन के, उसे क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। Thus, the apomixis is the form of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction। जो apomixis है ये क्या है, asexual reproduction है, क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक ही जहाँ पे सीड बन रहा है फीमेल वाले प्लांट से बनेगा, तो वहाँ पे फीमेल गैमेट ही आगे चल के सब कुछ बनाएंगे, तो ये क्या है, apomixis है। देयर आर सेवरल वे ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एपोमेस्टिक सीड। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको डेवलपमेंट के रास्ते मिलेंगे, किस तरीके से आप एपोमेस्टिक सीड को बना सकते हैं। इन सम स्पीसीज दैट डिप्लॉयड एग सेल, यहाँ पे बोला गया है कि कुछ स्पीसीज में जो डिप्लॉयड एग सेल है इस फॉर्म विदाउट द रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे स्पीसीज है जिसमें डिप्लॉयड एग सेल है, मीन्स यहाँ पे 2n है, ठीक है, पोलैरिटी याद रखें, डिप्लॉयड एग सेल है जो बिना रिडक्शन किए, बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस की वो क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं। इसका मतलब कि जब मियोसिस ही नहीं कर रहे हैं तो गैमेट नहीं बन रहा है, जब गैमेट नहीं बन रहा है तो इन्हें और दूसरे गैमेट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनकी पोलैरिटी क्या है, रिकवर हो चुकी है, डिप्लॉयड एग सेल है, आगे बिना यहाँ पे मियोसिस किए क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है, तो यहाँ पे कोई भी बोल सकते हैं एक ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। मोर ऑफन इन मेनी सिट्रस एंड द मैंगो, किसमें देखने को मिलेगा आपको, सिट्रस और मैंगो में। वराइटीज ऑफ सम न्यूक्लियर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोस्टिट्यूट इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलपिंग इनटू द एम्ब्रियो। बोला जा रहा है कि कुछ स्पीसीज जैसे कि मैंगो हो गए, सिट्रस हो गए, जिसमें जो न्यूक्लियर के सेल हैं वो क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे एम्ब्रियो सैक बना रहे हैं और इस एम्ब्रियो सैक में ढेर सारे एम्ब्रियो बना रहे हैं। अब देखिए, इन सच स्पीसीज ईच ओविल कंटेन मेनी एम्ब्रियो। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक ओविल के अंदर यहाँ पे ढेर सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं। अब तक हम जानते थे कि एक ओविल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एम्ब्रियो के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियो सैक बनेंगे और उसमें ढेर सारे एम्ब्रियो बनेंगे। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड इज रिफर्स टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, बोला जा रहा है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो अगर किसी सीड में है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे। किस में हो रहा है, मैंगो में हो रहा है, सिट्रस में हो रहा है। टेक आउट सम सीड ऑफ द ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। आप क्या करिए, कुछ सीड को बाहर निकालिए संतरे से और उसको स्क्वीज करिए, उसको दबाइए, उसमें से रस निकालिए। ऑब्जर्व मेनी एम्ब्रियो ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, ठीक है, आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो जो हैं उनके डिफरेंट शेप एंड साइज हैं हर एक सीड में। काउंट द नंबर ऑफ द एम्ब्रियो इन ईच सीड, आप एम्ब्रियो को काउंट करिए कितने सीड में प्रेजेंट हैं। What would be the genetic nature of apomestic embryo? Can they called as clone? हाँ, एपोमेस्टिक एम्ब्रियो को हम क्लोन कह सकते हैं क्योंकि ये मिमिक्री कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सीड बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल अवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। हम जो ज़्यादा करके जो हमारी जो फसल आती है वो कैसी होती है, हाइब्रिड वैरायटी की होती है। क्यों हाइब्रिड वैरायटी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छा वेरिएशन आए, मीन्स रिकॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है, अच्छे कैरेक्टर आए। कल्टिवेशन ऑफ द हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडेंसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो कल्टिवेशन होता है हाइब्रिड से, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करके क्रॉप का प्रोडक्शन कराते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आपको हर साल हाइब्रिड सीड को खरीदना पड़ेगा, फिर इसको बोना पड़ेगा हर साल, ठीक है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट विल बी सेग्रीगेटेड, डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। अगर आप ये सोचें कि आपने एक बार हाइब्रिड सीड ले लिया है, आप उसको बोइए, जो उससे फसल निकल रहा है, जो उसमें सीड है, फिर नेक्स्ट सीजन में उसको बो दीजिए, तो इससे क्या होगा कि जो हाइब्रिड सीड का जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट हो जाएगा। पहले जितना प्रोडक्शन था उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, इसीलिए आपको हर साल नए हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे। Production of the hybrid seed is costly and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer। जो प्रोडक्शन होता है हाइब्रिड सीड बनाने में जो खर्चा है महंगा है, इसीलिए जितने भी फार्मर हैं उनको ये हाइब्रिड सीड खरीदने में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इफ़ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू द एपोमेस्टिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन दी हाइब्रिड प्रोजनी। अगर ये जो हाइब्रिड सीड है इन्हीं को कैसे हम लोग डेवलप करें, एपोमेस्टिक से करें, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन से हम सीड बनाएं, एपोमेस्टिक सीड बनाएं, तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर सेग्रीगेट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो एपोमैक्सिस सीड होते हैं ये मिमिक्री करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह।
Then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seed every year. तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी, उसे हर साल नए हाइब्रिड सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे, उसके पैसे भी बच जाएंगे और जो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो रहे थे हाइब्रिड सीड में अब वो सेग्रीगेट नहीं होंगे एपोमेक्सिस सीड में. ओके, बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एपोमेक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on of many laboratory around the world to understand the genetic of the apomixis and to transport the apomestic gene into the hybrid variety. जब हमने देखा एपोमैक्सिस किस तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए जो लाइब्रेटरी हैं, जो एग्रीकल्चर के फील्ड की लाइब्रेटरी हैं, उनमें ये सारी चीज़ों के बारे में देखा जा रहा है कि क्या है जेनेटिक एपोमैक्सिस का, कैसे वर्क कर रहा है, क्या इससे हम हाइब्रिड वैरायटी को बना सकते हैं. अगर बना सकते हैं तो हर साल हाइब्रिड वैरायटी में इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा सीड बनाने में, और ना ही जो फार्मर है उनको अपना इतना पैसा खर्च करके खरीदना पड़ेगा. ठीक है, ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है. तो चलिए समरी देखते हैं. समरी में क्या लिखा गया है. फ्लावर आर द साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म. जो फ्लावर है सीड नहीं है, साइट होगा, वो जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में नहीं होता है. अगर हम बात करते हैं फूल की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म का जो फूल है उसमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. In flower, the androecium consists the stamen represent the male reproductive organ and gynoecium consists the pistil represent the female reproductive organ. बोला जा रहा है कि फूल के अंदर जो एंड्रोसियम होते हैं उन्हें हम स्टेमन कहते हैं. स्टेमन के दो पार्ट है, कौन है वो, एंथर है, ठीक है, दूसरा कौन है यहाँ पे, फिलामेंट है. ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. अगर हम गाइनेशियम की बात करते हैं, जैसे पिस्टिल, पिस्टिल के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे स्टिग्मा, यहाँ पे स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया एंड ओवरी हो गया. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को. अगर हम बात करते हैं टिपिकल एंथर के बारे में, देखिए ये टिपिकल एंथर इज बाइलोब, जिसके पास 2 लोब होता है, डाइथिकस, एक लोब में 2 थीका होते हैं, एंड टेट्राइस्प्रोजेनेट, मतलब कि यहाँ पे देखिए एंथर इस तरीके से था, ये देखिए बाइलोब्ड हो गया, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, एक लोब में क्या होंगे, 2 थीका हो गए, और हम इस थीका को बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, वो घर जहाँ पे क्या बनेगा, ढेर सारे पॉलन ग्रेन बनेंगे. तो ये कैसे हो गए, टेट्राइस्प्रोजेनेटेड हो गए. ये जनरली देखा जाता है. ठीक है, पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन है डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया. पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है, अपने घर में बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है. 4 wall layer, the epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum surround the microsporangium. ठीक है, 4 ऐसी दीवारें हैं एंथर की जो सराउंड किया है किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम को. पहली लेयर कौन है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम है, फिर इसके बाद मिडिल लेयर है, लास्टली सबसे पास जो होगा माइक्रोस्पोरेंजियम में वो होगा टैप्टम होगा. ठीक है, स्टार्टिंग की 3 लेयर जैसे एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जब पूरी तरीके से पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया तो एंथर में डेसेंस कराते हैं. ठीक है, अगर टैप्टम की बात करते हैं तो इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, और ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको देते हैं, पॉलन ग्रेन को देते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आया है. Cell of the sporogenous tissue lie in the center of the microsporangium undergo the meiosis microsporogenesis to form the tetrad of the microspore. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम उसके बीच में कौन सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू हैं, जिनके सेल जाएंगे आगे मियोसिस करेंगे, और एक सेल से क्या बनेंगे, 4 में सब बोल सकते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे, टेट्राड. ठीक है, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू द पॉलन ग्रेन. हर एक इंडिविजुअल जो माइक्रोस्पोर है वो किसमें मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन में होगा. पॉलन ग्रेन है क्या, ये है मेल गैमेटोफाइट, आगे चल के मेल के गैमेट्स बनाएंगी. ओके, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, की मेल के गैमेटोफिटिक जनरेशन है. द पॉलन ग्रेन हैव 2 लेयर्ड वॉल, द आउटर इज एक्साइन एंड इनर इज इंटाइन. जो पॉलन ग्रेन है इनके बाहर की जो लेयर होगी, 2 लेयर हम जानते हैं, जो बाहर की लेयर होगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्साइन, जो किससे बना, स्पोरोपोलिन से बना है, जिसकी वजह से हम पॉलन ग्रेन को कई सालों तक एज ए फॉसिल स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, ये जो एक्साइन की लेयर है कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में आपको खाली खाली जगह देखने को मिलेगा, मतलब कि स्पोरोपोलिन वहाँ नहीं प्रेजेंट होगा. क्यों, क्योंकि वहीं से जर्मपोर निकलेंगे, जर्मपोर है, जर्मपोर से क्या निकलेंगे, पॉलन ट्यूब निकलेंगे. ठीक है, अंदर की जो लेयर है वो कंटिन्यूअस, उसे एंटाइन बोलते हैं, किससे बना हुआ, सेलुलोज से बना हुआ और पैक्टिन से बना हुआ है. द एक्साइन इज मेड अप, यहाँ पे लिखा कि एक्साइन किससे बना, स्पोरोपोलिन से, एंड हैज जम्पोर, ढेर सारे जम्पोर होंगे एक्साइन की लेयर में, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है, और किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये किसी भी टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, कोई एंजाइम अब तक इसे डिग्रेड नहीं कर पाया है, किसी एसिड किसी एल्कली से ये खत्म नहीं होने वाला है. ठीक है,
pollen grain may have two cell, vegetative and generative cell are three celled, a vegetative and two male gamete at the time of seeding। ठीक है, जब pollen grain दो सेल स्टेज में होता है, मीन 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन के टाइम, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइम जो pollen grain है दो सेल स्टेज में, पहला वेजिटेटिव दूसरा जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल ने ढेर सारे खाना भरे हैं, लेकिन यही जनरेटिव सेल आगे चल के माइटोसिस करके दो मेल गैमेट्स बनाएंगे। लेकिन 40% में क्या होता है, जो pollen grain होते हैं वो थ्री सेल स्टेज होते हैं। थ्री सेल स्टेज का मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल होगा, दूसरा क्या होगा, जो जनरेटिव सेल थे वो क्या कर लिए, पहले पॉलिनेशन के पहले ही दो मेल गैमेट्स बना लिए। तो जब पॉलिनेशन होगा इसमें 40% एंजियोस्पर्म में, तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पे थ्री सेल स्टेज है शुरुआत से ही। ठीक है, द पिस्टिल हैज थ्री पार्ट, पिस्टिल के पास तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ठीक है, ओव्यूल आर द प्रेजेंट इन दी ओवरी। ठीक है, जो ओव्यूल्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ओव्यूल हैव अ स्टॉक कॉल्ड द फ्यूनिकल प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट्स एंड द ओपनिंग कॉल्ड द माइकोपाइलर। ठीक है, जो ओव्यूल है इनके पास एक बड़ी सी डंडी है जो क्या कर रही थी, ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ जोड़ रही थी। ठीक है, वो कौन है, फ्यूनिकल है। किस रीजन में था, हाइलम के रीजन पे था। उनके पास प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट है। ठीक है, कौन है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, जो कि न्यूक्लियस सेल के चारों तरफ है। एंड ओपनिंग, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे एक ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइकोपाइलर रिंग है वो। द सेंट्रल टिश्यू इज द न्यूक्लियस इन विच द आर्च। देखें यहाँ पे ये एनसीईआरटी नहीं बोलती, लेकिन हमारी समरी यहाँ पे बोलती है कि जो सेंट्रल सेल है किसके, न्यूक्लियस के, इन विच आर्चिस्पोरम डिफ्रेशिएट, की जो सेंट्रल सेल है न्यूक्लियस की, उसके पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनका नाम है, इसको हाईलाइट करती हूँ, जिसका नाम क्या लिखा गया है, आर्चिस्पोरम, जो डिफ्रेशिएट करती है और क्या बनाती है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। आगे चल के क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर 3 बार माइटोसिस होगा, तब जाके एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, अ सेल ऑफ द आर्च, देखिए यहाँ पे किसका सेल, द सेल ऑफ द आर्चिस्पोरम, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मेयोटिकली एंड वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, द फीमेल गैमेटोफाइट। बोला जा रहा है कि जो सेल है न्यूक्लियस के जो सेल, उनमें से भी किसके सेल, आर्चिस्पोरम के सेल, जो आगे चल के क्या बना रहे हैं, डिफ्रेशिएट करके मेगास्पोर मदर सेल बना रहे, जो डिप्लॉइड है। और इसमें जब मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 जो मेगास्पोर वाले होंगे कहाँ से, माइकोपाइलर एंड से, क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। जो चलाइजा एंड वाला होगा मेगास्पोर आगे चल के क्या करेगा, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कराएगा, मींस एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा 3 बार और सीक्वेंस में माइटोसिस करेगा। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। द मेच्योर एम्ब्रियो सैक हैव 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। जो मेच्योर एंजियोस्पर्म के हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। एट माइकोपाइलर एंड इज द एग apparatus कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड द एग सेल। ठीक है, बोला जा रहा है कि माइकोपाइलर एंड के पास क्या होता है, एग apparatus होता है, जिसके पास 2 सिनर्जिड होंगे और एक एग सेल होगा। एट द चलाइजा एंड आर द 3 एंटीपोडल। जो चलाइजा एंड इनके पास क्या है, 3 एंटीपोडल हैं। एट द सेंटर ऑफ द लार्ज सेंट्रल सेल विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। बोला गया कि जो सेंट्रल सेल हैं, ठीक है, जो सेंट्रल सेल हैं उनके पास क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई बताए गए हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो पोलर न्यूक्लियाई हैं किसके नीचे प्रेजेंट हैं, याद रखिए किसके नीचे प्रेजेंट है, वो बिलो प्रेजेंट हैं हमारे एग apparatus के। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एग apparatus के नीचे कौन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे सेंट्रल सेल। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं, दोनों के दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। 2 टाइप के पॉलिनेटर होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में वाटर हो गया, विंड हो गया। विंड सबसे ज़्यादा होता है बायोटिक में, लेकिन मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायोटिक में कौन होंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। एनिमल में भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा बी होते हैं, डोमिनेटिंग। ओके, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, जो पॉलिनेशन है ये क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के पास। ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ फ्लावर। पॉलिनेटिंग एजेंट आर आइदर एबायोटिक हो गया, जैसे विंड हो गया, वाटर। एबायोटिक में भी सबसे ज़्यादा कौन, विंड होगा, लेकिन ज़्यादा अगर एबायोटिक और बायोटिक में देखा जाए तो बायोटिक में एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पॉलन पिस्टिन इंट्रैक्शन, जो पॉलन और पिस्टिन इंट्रैक्शन इन्वॉल्व ऑल इवेंट लैंडिंग ऑफ द, कहाँ से स्टार्टिंग कहानी होती है इनकी, लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा अंटिल द पॉलन टिप एंटर द एम्ब्रियो सैक व्हेन द पॉलन इज कंपैटिबल, और द पॉलन इनहिबिशन व्हेन द पॉलन इज नॉट इनकम्पैक्टिबल। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो पॉलन पिस्टिन इंट्रैक्शन होता है कि जब लैंडिंग हो जाए कोई पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिर जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो स्टिग्मा है, ठीक है, जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन है ये क्या करेंगे, पिस्टिल इससे लगातार केमिकल्स के थ्रू बात करेंगे। अगर सेम स्पीसीज के हैं बट डिफरेंट प्लांट से आए हैं तो
कॉम्पैक्टिबल है वो जर्मिनेशन कराएगी किसका, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ट्यूब वगैरह बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, स्टिग्मा से स्टाइल और फिर स्टाइल से कहाँ जाएगा, ओवरी के साइड, माइक्रोपाइलर एंड पे जहाँ पे सिनर्जिड इंतजार कर रहे हैं। उनके पास क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस सेल है जो क्या करेंगे, गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब को। लेकिन इनकॉम्पैक्टिबल में क्या होता है, जैसे कि किसी डिफरेंट स्पीसीज का आ जाए, ठीक, या फिर सेम प्लांट में कि सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट फ्लावर के सेम प्लांट में, मतलब कि जीनोगैमी हम बोल सकते हैं अच्छा है, कॉम्पैक्टिबल है, लेकिन ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी प्लांट क्या करता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो जाए। इसीलिए कॉम्पैक्टिबिलिटी के लिए हमेशा जीनोगैमी हो अच्छा है, क्योंकि दूसरा प्लांट से जो आया हुआ पॉलन ग्रेन है सेम स्पीसीज का, उसके लिए कॉम्पैक्टिबल है। और अगर इनकॉम्पैक्टिबल की बात करते हैं, जैसे प्लांट एक्सेप्ट नहीं करेगा, पिस्टिल एक्सेप्ट नहीं करेगी पॉलन ग्रेन को, या तो डिफरेंट स्पीसीज का, उसका तो कोई जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सेम स्पीसीज का है लेकिन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के आगे, जैसे जिटेनोगैमी कर लिए, या फिर सेम फ्लावर, ठीक है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में जैसे ऑटोगैमी होगा, तो उनको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अवॉइड करने, क्योंकि इन्हें इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है। Following the compactable pollination, the pollen grain germinate on the stigma and the result of pollen tube growing through the style enter the ovule and finally discharge 2 male gamete in one of the synergid। बोला जा रहा है कि जब compactable pollination हो गया कि पिस्टिल ने अलाउ कर दिया कि ये pollen grain अब germinate करेगा, मीन्स इसमें से pollen tube निकलेंगे, तो जो pollen grain है वो कहाँ germinate करेगा, स्टिग्मा से निकलता हुआ स्टाइल के थ्रू कहाँ जाएगा, ये जाएगा ओवरी में। ओवरी में कहाँ, ओवल के पास माइक्रोपाइलर एंड पे, जहाँ पे दो सिनर्जिड के फिलीफॉर्म अपरेटस इंतजार कर रहे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इंतजार कर रहे हैं कि पॉलन ट्यूब की एंट्री करानी है। ठीक है, एंजियोस्पर्म exhibit the double fertilization because of the two fusion event occur in each embryo sac, namely syngamy and the triple fusion। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है इनके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल गैमेट जाएगा एक सेल के पास जहाँ पे सिंगैमी होगा और डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, दूसरा मेल गैमेट जाएगा कहाँ, सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके पास जाएगा जहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन करेगा और क्या बनेगा, आगे चल के एंजियोस्पर्म बनेगा। ठीक है, the product of these fusion are the diploid zygote and triploid primary endosperm nucleus इन दी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। बोला जा रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है फ्यूजन का, ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो प्रोडक्ट बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट, और जो यहाँ पे हमारा दो पूरा न्यूक्लियर और मेल गैमेट है, आगे चल के ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेंगे। कहाँ बन रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में बन रहा है, मतलब जो सेंट्रल सेल है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन रहा है। जाइगोट, अब जाइगोट के बारे में बात करते हैं। जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म द एंडोस्पर्म टिश्यू। बोला जा रहा है कि जो जाइगोट है आगे चल के पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो बनेंगे और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या बनेंगे, एंडोस्पर्म टिश्यू बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रिसीड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का, ये एश्योर कराता है हमारे जाइगोट को कि अभी तुम्हारे पास खाना है, अब तुम जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का यहाँ पे निर्माण करना स्टार्ट करो। तो जब हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उससे थोड़ा सा पहले क्या होता है, थोड़ा बहुत अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाता है। आगे देखते हैं, द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेज सच एज द प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप स्टेज बिफोर मैचुरेशन। ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो है इसके डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, बट याद रखिए मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, जो अर्ली एम्ब्रियो के स्टेजेस हैं ये बड़े सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप देख के एम्ब्रियो को देख के बता नहीं सकते अर्ली स्टेज के एम्ब्रियो को कि डाइकॉट के हैं या मोनोकॉट के हैं। ठीक है, जैसे कि पहला फेज क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो हो गया, फिर ग्लोबुलर हो गया एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया यहाँ पे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे मैचुरेशन हो जाएगा। Mature dicotyledon embryo has two cotyledon and embryonal axis with the epicotyl and hypocotyl। जो हमारा mature dicotyledon का एम्ब्रियो है इनके पास क्या होगा, दो कॉटिलिडन होंगे। जो कॉटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल बोलेंगे, जहाँ से प्लीम्यूल है, या फिर हम बोलते हैं शूट टिप निकलेगा। अगर हम हाइपोकोटाइल की बात करते हैं तो ये मेच्योर जो हमारा एम्ब्रियो है उसके कॉटिलिडन के नीचे वाला पार्ट है जहाँ से रेडिकल और यहाँ से रूट वगैरह निकलेंगे। एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉटिलिडन हैव अ सिंगल कॉटिलिडन, जिसे हम स्कटेलम कहते हैं। जो एम्ब्रियो होते हैं मोनोकॉट के उनके पास एक सिंगल सा क्या होता है, कॉटिलिडन होता है, उसे हम स्कटेलम कहते हैं, जैसे कि ग्रासेस में देखने को मिलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट एंड ओविल इनटू द सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट में क्या होता है, मोस्टली ज़्यादातर ओवरी से फ्रूट बनते हैं, लेकिन कुछ में क्या होता है, जैसे कि स्पीसीज एप्पल हो गए, पियर नाशपाती हो गया, कैसिव हो गया जो हम लोग खाते हैं, काजू। ठीक, अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी, इनमें क्या होता है, थैलमस बनाता है फ्रूट। ठीक है, ये कैसे फॉल्स फ्रूट हो गए। कुछ ऐसे भी स्पीसीज है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनते हैं, जैसे कि बनाना, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है,
और अगर ओविल की बात करते हैं, ओविल से सीड बनता है मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म की। लेकिन कुछ में क्या होता है, एपोमैक्सिस होता है। एपोमैक्सिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, ठीक है। अ फिनोमिना कॉल्ड एपोमैक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म, कुछ एंजियोस्पर्म जैसे फैमिली एस्ट्रिएसी, पोएसी या ग्रामी बोलेंगे, जैसे ग्रास की फैमिली हो गई, सनफ्लावर की फैमिली, उसमें देखने को मिलता है पर्टिकुलरली इन ग्रासेस। एपोमैक्सिस में क्या होगा कि फॉर्मेशन होगा सीड का, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनमें क्या होता है कि सीड का निर्माण होगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक्री कर रहे हैं। एपोमेस्टिक हैव अ सेवरल एडवांटेज इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। जो एपोमेस्टिक सीड है ये क्या किया जाता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब जहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट वगैरह उगाए जाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर में जहाँ पे अनाज उगाए जाते हैं, ठीक है। Some angiosperm produce more than one embryo in their seed. This phenomena is called polyembryony, ठीक है। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है जैसे कि मैंगो, सिट्रस, इनमें आपको देखने को मिलता है कि एक ओविल के पास ढेर सारे एम्ब्रियो हैं, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। कैसे है कि जो डिप्लॉयड हमारा न्यूक्लियस से आगे वो डिवाइड करके ढेर सारे एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रॉनी। पॉली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रॉनी का मतलब एम्ब्रियो, ठीक। तो ये कंडीशन होती है किसमें, मैंगो और सिट्रस में। ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हमारा। तो चलिए मैं जो आज पढ़ाई हूँ उसको रिवाइज करा देती हूँ, फिर इस चैप्टर को जो कितने भी क्वेश्चन है पीवाई के उसे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई थी कि ज़्यादा करके जो हमारे प्लांट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट बनाते हैं। ट्रू फ्रूट का मतलब ये है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओवरी से फ्रूट बनेगा। लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे एप्पल हो गए, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैसिव हो गया, पियर भी हो गया, नाशपाती, ठीक है। इनमें थैलमस से क्या बनता है, फ्रूट, जिसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें क्या होता है कि पार्सनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं, मीन्स कि जो फ्रूट बनना बिना फर्टिलाइजेशन के बनने, जैसे बनाना, और ऐसे फ्रूट जो होते हैं सीडलेस होते हैं और ज़्यादा करके जो पीजीआर की मदद से बनते हैं, ठीक है। सीड हमें डिफरेंट टाइप के एडवांटेज को भी ऑफर करता है, जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन में इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन सीड बनने में पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है, ठीक है। अगर हम सीड की बात करते हैं, इसके पास बहुत बेटर यहाँ पे स्ट्रेटजी है ताकि ये नए हैबिटेट में जाके ग्रो कर सके और वहाँ पे भी प्लांट बना सके, ठीक है। सीड के पास क्या होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, खाना होता है, ताकि जो यंग सीडलिंग है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करे जब तक वो पूरी तरीके से प्लांट ना बन जाए, जब तक खुद से फोटोसिंथेसिस ना कर सके। जो हार्ड सीड कोटिंग होती है क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यंग एम्ब्रियो को। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके दो प्रोडक्ट होते हैं, फ्रूट और सीड। जो सीड होता है एक नया न्यू कॉम्बिनेशन लेके आता है जेनेटिक वेरिएशन का, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट टाइप की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। अगर हम सीड की बात करते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर का आधार है, बेसिस है, ठीक है। सीड जो होते हैं जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, इसमें 10 से 15% क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। डिहाइड्रेशन डॉर्मेंसी कंडीशन में हम सीड को स्टोर करके भी रख सकते हैं एज ए फूड, ठीक है, पूरे साल। और इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट सीजन के लिए, क्रॉप उगाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें सीड की जो वाइबिलिटी होती है कुछ महीने तक होती है। वाइबिलिटी का मतलब ये है कि सीड अगर मैच्योर हो चुका है तो कितने साल तक अगर हम उसको उगाएं, कितने साल बाद, तब भी वो वहाँ से ग्रो करके फिर से फ्लावरिंग करेगा। तो ये वाइबिलिटी है, ये वेरी करता है। जैसे सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट अगर हम सीड की बात करते हैं, जो आर्टिक तुंद्रा से निकला है, जिसका नाम है ल्यूपाइन या ल्यूपिनस आर्टिकस होता है, ये 10,000 साल तक डॉर्मेंसी स्टेज में था। जब इसे निकाला गया तो 10,000 साल बाद इसे जर्मिनेट कराया गया तो वहाँ से फ्लावरिंग आई। फिर देखा गया सबसे पुराना, उसके बाद मतलब अभी रिसेंटली में देखा गया उससे भी पुराना, जहाँ पे 2000 साल जो ओल्ड बाइबल सीड था, जिसका नाम है डेट प्लम, कहाँ से निकाला गया, किंग हेरोल्ड पैलेस, जो कि डेड सी के पास थी, वहाँ से निकाला गया, जिसका नाम फिनिक्स डैक्टिफेरा। ये भी उसी तरीके से फ्लावरिंग किया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो पैरासिटिक यहाँ पे स्पीसीज है कौन है, ऑर्कोबेंचाई एंड स्ट्रिगा है, ठीक है। जो ऑर्किड के फ्रूट होते हैं उसमें ढेर सारे छोटे छोटे सीड होते हैं और जिसकी वजह से एक बड़ा सा प्लांट बनता है। अगर हम बात करते हैं बेनियन ट्री, इकोलेप्टस की बात करते हैं, ये किससे बने हुए, सीड से ही इनका प्लांट बनता है। लेकिन सीड कितने छोटे होते हैं, प्लांट कितना बड़ा होता है, बस यहाँ पे कंपेरिजन बोला गया है। एपोमैक्सिस और पॉलीएम्ब्रोनी में क्या डिफरेंस है, एपोमैक्सिस में हम लोग जैसे कि फैमिली किसकी बात करते हैं, एस्ट्रेसी हो गया, सनफ्लावर की फैमिली, ग्रासेस की फैमिली, जो एक स्पेशल मैकेनिज्म अपनाती है, सीड बनाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एपोमैक्सिस क्या है, ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, ये मिमिक्री कर रहा है, ए सेक्सुअल प्रोडक्शन। हम बोल सकते हैं कि ये क्लोन्स बनाते हैं अपने जैसे, ठीक है। इनके पास कोई भी जेनेटिक वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जिसमें डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के या बिना डिडक्शन किए यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया सिट्रस और मैंगो, इसमें क्या होता है, इस वैरायटी में जो न्यूट्रल के सेल होते हैं एम्ब्रियो साइट के अराउंड, वो अपने आप को डिवाइड करने लगते हैं और इसमें मियोसिस नहीं होता है। याद रखिएगा, मियोसिस अगर होगा तो जो डिप्लॉयड सेल है 2n है, आगे चल के मियोसिस के बाद क्या करेंगे, हैप्लॉइड बनाएंगे। लेकिन ये बिना मियोसिस के डिवीजन कर करके ढेर सारे एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि ढेर सारे एम्ब्रियो सैक बन चुके हैं कि जो हमारे एक क्यूबिल है उसमें ढेर सारे एम्ब्रियो सैक है। इस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियोनिक बोलते हैं। किसमें हो रहा है, मैंगो और सिट्रस में हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी की, तो ये बहुत अच्छी होती है, इनमें ढेर सारे अच्छे कैरेक्टर्स लाए जाते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि ट्री जो हमारा प्लांट है, सब क्रॉप की बात कर रही हूँ मैं, ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, क्रॉप की बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ हाईली प्रोडक्टिविटी हो उसमें, ठीक है, रेजिस्टेंट हो, ये वीड वगैरह जो होते हैं इन सबसे दूर रहे, जो इंसेक्ट होते हैं इन्हें नुकसान ना पहुँचा पाए। तो ये क्या है, हमारे हाइब्रिड है, ठीक है। जो हाइब्रिड कल्टिवेशन होता है इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है लेकिन बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें खर्चा लगता है और हर साल आपको नए हाइब्रिड सीड लेने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे कि एक साल आपने हाइब्रिड सीड को बोया और वहाँ से फसल में जो सीड निकले आप उसको नेक्स्ट सीजन में इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हाइब्रिड सीड के कैरेक्टर होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। अगर यही हाइब्रिड सीड एपोमेस्टिक से बने तो यहाँ पे कोई ये खतरा नहीं रहेगा कि जो सेग्रीगेशन हो रहा है कैरेक्टर हाइब्रिड प्रोजेनी में, ये नहीं होगा। लेकिन अभी ये सब के बारे में रिसर्च चल रहा है कि किस तरीके से एपोमेस्टिक के जेनेटिक के बारे में जाना जाए, किस तरीके से हम एपोमेस्टिक सीड से ढेर सारे हाइब्रिड सीड को बना सकते हैं जिसमें कोई खतरा ना हो, कोई भी सेग्रीगेशन ना हो कैरेक्टर का, जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी में आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।